Hello everyone, this is second lecture of chemical reaction and equation. स्टूडेंट लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शन के बारे में एंड द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में. टुडे वी विल स्टडी हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन. ओके, एंड उससे पहले हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है एंड केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, हमारे चैनल साइंस जोन को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. केमिकल इक्वेशन. सो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हमने केमिकल रिएक्शन के बारे में स्टडी किया था और उसके कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी किया था. टुडे वी विल स्टडी अबाउट केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. मतलब हम केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे और उसको बैलेंस कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे. पहले एक लॉन्ग मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जिससे आप आसानी से उसको बैलेंस कर सकेंगे. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन को समझने से पहले आप एक एग्जांपल समझिए. आपके पास एक ए पर्सन है, वो मार्केट में जाता है, ठीक है. अब मार्केट में जाकर स्टूडेंट वो कितने रुपए लेके गया, मान लेते हैं 100 रुपये लेके जाता है. वो स्टूडेंट 5 kg या 5 पेन की बात कर लेते हैं, 5 पेन लेके आया है और 10 कॉपी लेके आया है. ठीक है स्टूडेंट, 5 पेन लेके आया है और 10 कॉपी लेके आया है. अब स्टूडेंट उसने जो पैसे, जो मनी स्पेंड किया है वो किए सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़. अब स्टूडेंट अगर आपको इसको किस चीज़ को, कि आपने 100 रुपये में 5 पेन खरीदे हैं और 10 कॉपी खरीदे को, अगर शॉर्ट में लिखना चाहें, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे कि एक पेन की वैल्यू, एक पेन की जो कॉस्ट है मान लेते हैं x है, एक कॉपी की वैल्यू जो है मान लेते हैं वो y है. तो जो टोटल कॉस्ट है वो पेन की कितनी हो जाएगी 5x प्लस जो टोटल कॉस्ट है कॉपी की वो हो जाएगी 10y. और इन दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट कितना खर्च किया उसने, 100 रुपीज़. तो इस तरह से आपने ये इक्वेशन बना ली और रख दिया कि ये टोटल वैल्यू जितनी भी आएगी वो 100 के इक्वल होगी. याद रहे स्टूडेंट, अगर ये इक्वेशन कैसे बनी समझ में नहीं आया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे. मैं आपको यहाँ पर ये समझाना चाह रहा हूँ एक्चुअली कि आपने जो वैल्यू, जो रियल में मनी खर्च की है 5 पेन खरीदने में, 10 कॉपी खरीदने में, उस वैल्यू को आपने वर्ड में ना लिख के बेसिकली एक एक्सप्रेशन, एक सिंगल लाइन में लिख लिया, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 100. एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया. आप लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, अगर आप लिखना चाहते तो ऐसे भी तो लिख सकते थे कि 5 पेन की कॉस्ट प्लस 10 कॉपी की कॉस्ट बराबर कितने खर्च किए आपने, 100 रुपये खर्च किए. आपने इसको अवॉइड करके इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया. तो स्टूडेंट हुआ क्या, इससे आपको शॉर्ट में इस टर्म को लिखने के क्या मिल गया, फ़ायदा हो गया. ठीक है, अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि आप बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में लिख सकते हैं. कैसे यूज करके, हम छोटे छोटे सिंबल्स यूज करके, आप किसी न किसी चीज़ को लेट करके, उनके नाम रख करके, अगर आप छोटे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. तो स्टूडेंट हम जो करते हैं बेसिकली केमिकल रिएक्शन करते हैं. लेबोरेटरी में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, लेबोरेटरी में हम बेसिकली केमिकल रिएक्शन करते हैं. बट स्टूडेंट क्या होता है, वो केमिकल रिएक्शन में बड़े बड़े नेम होते हैं, बड़े बड़े कंपाउंड्स के, बड़े बड़े रिएक्टेंट के, बड़े बड़े प्रोडक्ट के नेम होते हैं. तो उनको हम क्या करते हैं स्टूडेंट, शॉर्ट टर्म में, उनको हम शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, शो कर देते हैं. और उसी शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं हम केमिकल इक्वेशन. क्या आपको समझ आया? समझ में आने वाली ये बात है कि आपकी जो केमिकल रिएक्शन होती है, जो आप लिखते हैं बेसिकली, जो आप करते हैं लेबोरेटरी में, उसको आप शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिख सकते हैं, दैट इज केमिकल इक्वेशन. तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी. क्या होती है डेफिनेशन, कि केमिकल रिएक्शन को शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन में लिखना. कैसे लिख सकते हैं, तो आंसर है उनके सिंबल यूज करके, उनके फॉर्मूले यूज करके, किसी जो एलिमेंट है और कंपाउंड है उनके फॉर्मूले यूज करके, सिंबल यूज करके, अगर उनको आप शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन में लिख सकते हैं, शॉर्ट मेथड में लिख सकते हैं, तो आप उसको केमिकल इक्वेशन कहते हैं.
ठीक है डियर स्टूडेंट, आप एग्जाम्पल देखिए। जैसे आपके पास एक एग्जाम्पल है, आपने फर्स्ट वीडियो में देखा होगा कि हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो आप ऐसे लिखते हैं इक्वेशन, है ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसा कि मैं आपको पेन की केस में बता रहा था, 5 पेन की कॉस्ट प्लस 10 कॉपी की कॉस्ट बराबर 100 रुपये, ऐसा लिख सकते थे। लेकिन ऐसा हमने नहीं लिखा, तो हमने क्या किया, ऐसा तो लिख लिया, लेकिन हमें ऐसा नहीं लिखना है, बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस द वर्ड। हम वर्डों को रिड्यूस करना चाहते हैं, छोटे से छोटे में लिखना चाहते हैं, आसान से आसान में लिखना चाहते हैं। रियल में साइंस का मोटिव ही चीज़ों को आसान करना होता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम को हम मानते हैं कि मैग्नीशियम को हम Mg से नोट करते हैं, ये आप सबको पता होगा। ऑक्सीजन को हम O से नोट करते हैं, O2 से नोट करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड किससे नोट किया जाएगा, फिर Mg से नोट किया, MgO से नोट किया जाएगा। तो सुन, हमने क्या किया, मैग्नीशियम को Mg लिखा, ऑक्सीजन को O लिखा और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO लिखा। तो आपने देखा हमने इतने सारे वर्ड यूज किए थे इस इक्वेशन में, बट इस इक्वेशन में हम सिर्फ इतने से वर्ड यूज कर पाए। क्लियर स्टूडेंट? और यही जो यहाँ पर लिखा था वही मैंने यहाँ पर लिखा है। दिस इज नॉट डिफर फॉर दिस, इससे डिफर नहीं है। ये मैग्नीशियम है, देखिए ये मैग्नीशियम है, दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो यू कैन सपोज इट दैट दिस इज ऑल्सो इक्वेशन एंड दिस इज ऑल्सो इक्वेशन। सो विच रिएक्शन विल यू प्रेफर? तो आंसर है आप इस रिएक्शन को प्रीफर करेंगे। आप कहेंगे कि हम तो इसको करेंगे। अब स्टूडेंट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बैलेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग मैं भी बताऊंगा इस लेक्चर में आपको। तो मैग्नीशियम की कितनी क्वांटिटी, ऑक्सीजन की कितनी क्वांटिटी आप लेंगे जिससे आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ये आपको समझ में आता है? बट ये क्वेश्चन आपको बताती है कि मैग्नीशियम 2 लेंगे, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स लेंगे, तब 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको मिलेंगे। क्या ये ऐसा कुछ बता रही है? This equation is not telling you that how many Mg are required to make the MgO, but this equation is telling you that how many Mg is required to MgO. क्लियर स्टूडेंट? इसलिए हमारी ये रिएक्शन ज़्यादा बेटर है इस रिएक्शन से, ठीक है। ऊपर जो रिएक्शन लिखी है उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं, नीचे वाली को हम सिंबॉलिक इक्वेशन बोलते हैं। नीचे वाली को सिंबॉलिक इक्वेशन क्यों बोलते हैं आपको पता है, क्योंकि इसमें हमने इनके एलिमेंट के क्या कर दिए और कंपाउंड के हमने इनके सिंबल यूज कर लिए हैं। इस तरह से हम केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन यूज करके, सिंबल्स यूज करके, फॉर्मूले यूज करके। ओके डियर स्टूडेंट, तो देखते हैं बेसिकली किस तरह से हम इक्वेशन लिखते हैं केमिकल रिएक्शन की हेल्प से, और आप रियल में करते क्या हैं और हम लिखते कैसे हैं उसको। मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं स्टूडेंट, ये आपको समझ में आएंगे। जब आप किसी लेबोरेटरी में वर्क कर रहे होते हैं तो आप ये बोलते हैं कि व्हेन लीड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, जब लीड नाइट्रेट क्या करता है, पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है वी गेन पोटेशियम नाइट्रेट एंड लीड आयोडाइड। स्टूडेंट प्रीवियस क्लासेस में आपको मैं बता चुका हूँ, वी गेन मतलब जो हमें गेन होता है वो प्रोडक्ट होते हैं, और जो रिएक्ट करते हैं वो क्या होते हैं स्टूडेंट, वो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जब आप इस इक्वेशन को, जब आप इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन हम लोग लीड नाइट्रेट की पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या कर रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं, और हमें मिल रहा है स्टूडेंट पोटेशियम नाइट्रेट एंड लीड आयोडाइड, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन and how can we convert this into equation? So see here, पहले वर्ड इक्वेशन लिखते हैं, लीड नाइट्रेट ये लिख दिया, ठीक है। रिएक्ट किसके साथ कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड लिख दिया, बीच में प्लस लगा दिया, क्योंकि जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं, 2 कंपोनेंट लिखते हैं, 2 रिएक्टेंट लिखते हैं तो उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब वो दोनों रिएक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो हमें मिलता है उसको हम एरो से शो करते हैं। एरो मतलब हमें मिल रहा है, वी आर गेनिंग, क्या क्या मिल रहा है स्टूडेंट, पोटेशियम नाइट्रेट एंड लीड आयोडाइड, सो देयर लीड आयोडाइड। ओके जी स्टूडेंट, अब हम इसको क्या करते हैं, अब हमने क्या लिख ली, वर्ड इक्वेशन लिख ली। नाउ वी विल राइट अ सिंबॉलिक इक्वेशन, ओके। एंड यू नो अबाउट सिंबॉलिक इक्वेशन स्टूडेंट, याद कर लेना, अभी नहीं होगी तो बाद में हो जाएगी। इन इक्वेशन को बार बार पढ़ने वाले, इस चैप्टर में 10 बार आपको हम पढ़ लेंगे इसको, सो डोंट वरी, अभी आपको याद नहीं हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी आपको याद हो जाएगी जब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, ओके। सो यू कैन सी हियर, लीड नाइट्रेट जो होता है स्टूडेंट, लीड जो होता है वो Pb होता है, नाइट्रेट NO3 होता है, और बाहर जो लिखा है इसका मतलब होता है स्टूडेंट ये 2, इसका भी है
O का भी है और ये N का भी है। मैं आपको जस्ट अभी बताऊंगा स्टूडेंट, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ स्टूडेंट, अगर ये 2AB रखा है तो उसका मतलब है 2 A के में मल्टीप्लाई है और B में मल्टीप्लाई है, ठीक है। अगर ये स्टूडेंट AB2 लिखा है तो ये सिर्फ 2 किसका है, B का है, मतलब 2 B हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये 2 इस तरह से लिखा है AB का होल ट्वाइस, इसका ये मतलब है स्टूडेंट ये 2 इसका भी है और इसका भी है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम इनको यूटिलाइज करते हैं। मैं आगे आपको इसके बारे में डीपली बताऊंगा जब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन करूंगा। सो दिस इज PB, दिस इज लेड नाइट्रेट एंड दिस इज पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम K होता है, I आयोडाइड होता है। दिस इज PB मतलब लेड, I मतलब आयोडाइड, सो लीड आयोडाइड, एंड KNO3, K मतलब पोटेशियम, NO3 मतलब नाइट्रेट, सो पोटेशियम नाइट्रेट। ओके डियर स्टूडेंट, आप सेकंड एग्जांपल देखिए। आप लेबोरेटरी में कुछ वर्क कर रहे हैं, क्या वर्क कर रहे हैं, आप कॉपर सल्फेट के साथ आयरन नेल्स को पुट कर रहे हैं। आप कॉपर सल्फेट में क्या डाल रहे हैं, आयरन का एक नेल डाल रहे हैं। आयरन नेल मतलब लोहे की कोई कील डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। जैसे आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन यहाँ पे भरा हुआ है, आपने क्या किया, एक लोहे की कील लेके आए, इसमें डाल दी, ठीक है जी। लोहे की गोले कील लेके आए, आपने इसमें पुट कर दी। ओके, तो इसमें क्या भरा हुआ है स्टूडेंट, इसमें भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, हमने क्या डाल दी, आयरन नेल्स। तो इट फॉर्म क्या फॉर्म करता है, जो हमें मिलेगा वही तो फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करता है, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। जैसे ही हमने इसमें इसको डाल दिया तो हमें मिल क्या रहा है, आयरन सल्फेट मिल रहा है एंड कॉपर मिल रहा है। तो आप रिएक्शन देख सकते हैं इसकी स्टूडेंट, ये हो क्यों रहा है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब इधर देखिए, तो ये हमें कैसे हुआ बेसिकली, तो इसकी वर्ड इक्वेशन देखते हैं पहले। तो क्या किया, पहले हमारे पास कॉपर सल्फेट था, ये कॉपर सल्फेट है, ठीक है। अब इसमें हमने लाके क्या डाल दिया, अब हमने इसमें लाके आयरन नेल डाल दिया, ये आयरन नेल है, ठीक है, आयरन नेल है। तो हमने क्या ऐड कर दिया, इसमें आयरन नेल डाल दिया, ठीक है। अब जैसे आयरन नेल डाला तो हमें मिला, ये इसमें बीच में साइन किसका आ गया, इक्वल का। हमें जो गेन हो रहा है क्या मिल रहा है, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। ओके, प्लस का क्यों लगा, क्योंकि एंड कॉपर लिखा हुआ है। ओके, अब इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए कॉपर सल्फेट, कॉपर होता है Cu स्टूडेंट, एंड जो सल्फेट होता है वो SO4 होता है। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, एंड आयरन जो होता है वो Fe होता है। आयरन सल्फेट जो होता है वो FeSO4 होता है। आयरन मतलब Fe और SO4 मतलब सल्फेट, और कॉपर मतलब Cu। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट को आपने उसके, कॉपर सल्फेट क्या होता है, कंपाउंड होता है, उसके फॉर्मूले से हमने इसको लिख लिया। आयरन एक एलिमेंट होता है, उसके फॉर्मूले से हमने लिख लिया। आयरन सल्फेट एक फॉर्मूला होता है, मतलब कंपाउंड होता है, उसको हमने उसके फॉर्मूले से लिख लिया। कॉपर एक एलिमेंट होता है, उसको भी हमने उसके फॉर्मूले से लिख लिया। इस तरह से स्टूडेंट आप केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से, ठीक है। ये आपको बड़ा हेल्प करेगा। सो नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट, केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, कैसे हम लिखते हैं। बट केमिकल इक्वेशन दो तरह की होती है एक्चुअली। कौन कौन से टाइप्स की होती है, अब स्टूडेंट ये टाइप्स जो है आप खुद ही बता देंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, एक 2H2O है, हमें इसको ब्रेक करने से मिल रहा है 2H2 प्लस O2। ओके डियर स्टूडेंट, अब इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, H2O इज इक्वल टू H2 प्लस O2, क्योंकि हाइड्रोजन भी गैस होती है, ऑक्सीजन भी गैस होती है, और वाटर जो होता है H2O वो किस किस से मिलकर बना होता है, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है ना। ये H2 है और ये O2 है। अब मुझे क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट ये पूछना है कि क्या इसमें और इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट एंड ये प्रोडक्ट, क्या रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में दोनों में नंबर ऑफ एटम सेम है या नहीं है। आप चेक करिए, फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है, तो आप चेक करिए दोनों में क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स सेम है या नहीं है। तो चेक करिए, हम चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें चेक करते हैं, देखिए 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो 2 इसका भी है, इसका भी है, और 2 सिर्फ ये इसका है हाइड्रोजन का, ठीक है। ये मैं बता चुका हूँ आपको। क्या बताया था स्टूडेंट मैंने ये बताया था कि अगर स्टार्टिंग में 2 मल्टीप्लाई में है तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो
इसका भी है और इसका भी है, लेकिन यहाँ नीचे लिखा हो तो वो सिर्फ उसका होता है जिसके साथ होता है। तो ये कितने हो गए, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4, और 2 ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन 2। ये प्रोडक्ट, ये हम रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, है ना। हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 2 to 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, क्योंकि 2 लिखा हुआ है नीचे, इसके नीचे। तो क्या स्टूडेंट ये दोनों तरफ सेम है या नहीं? तो आंसर है नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन लेफ्ट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन राइट साइड। और दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या है, सेम है। दोनों तरफ ऑक्सीजन क्या है, दोनों तरफ सेम है। अब दूसरी तरफ स्टूडेंट हम सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, तो हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन देखिए कितने हैं, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, ठीक है, एक बैलेंस है। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 1 है। क्या स्टूडेंट जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन है वो नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट में सेम है या नहीं है? तो आंसर है नहीं है। अगर नहीं है तो क्वेश्चन ये उठता है स्टूडेंट कि ये एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आया कहाँ से? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम 1 गिलास पानी और 1 गिलास मिल्क डाल रहे हैं और हमें चाय सिर्फ 4 गिलास मिल रही है? क्या ऐसा पॉसिबल है? या हम 1 गिलास पानी को बॉईल करते हैं और हमें 2 गिलास चाय मिल रही है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आंसर है ऐसा इम्पॉसिबल है। तो इसलिए स्टूडेंट ये हम इक्वेशन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक वो जिनमें दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम सेम होते हैं, दूसरा वो जिसमें नंबर ऑफ एटम दोनों तरफ सेम नहीं होते हैं। अब स्टूडेंट ये कौन कौन सी होती हैं? तो स्टूडेंट एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दूसरी होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। स्टूडेंट बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होती है जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट लेफ्ट साइड में मतलब रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ एटम राइट साइड में मतलब प्रोडक्ट में सेम होते हैं, उसको हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन सेकंड टाइप की है, जो मैंने आपको सेकंड एग्जांपल से समझाया, जिसमें नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन राइट साइड। अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन उठता है आखिर ये इक्वल होने ही क्यों चाहिए? ठीक है, हमने मान लिया, इसकी डेफिनेशन मैं आगे पढ़ बताऊंगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये दोनों इक्वल होने क्यों चाहिए? एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू एटम इन प्रोडक्ट, क्यों ऐसा होना चाहिए? तो स्टूडेंट इसका आंसर है कि कोई भी ऑब्जेक्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। क्या मतलब है इसका? सबको पता होगा, सबको पता मतलब स्टूडेंट इसका मतलब होता है मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मास को ना तो बनाया जा सकता है ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, इसको सिर्फ और सिर्फ वन फॉर्म से सेकंड अनदर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर ऐसा है तो ये बताइए जो ऑक्सीजन इधर 1 था H2O में, वो इधर ऑक्सीजन 2 आया कैसे? जो ऑक्सीजन का मास यहाँ पर कितना था, 1 का मास था, यहाँ पर 2 का मास हो गया, कैसे हुआ? क्या ये पॉसिबल है? तो ये इम्पॉसिबल है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रही है, और जो रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करती है वो इक्वेशन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है। ओके डियर, अब क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है? यस एब्सोल्यूट, वो फॉलो करती है। ठीक है, कैसे फॉलो करती है? तो आप देखिए, सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जो भी रिएक्टेंट में हमने मास लगाया था वो हमें प्रोडक्ट में मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए दोनों की बेसिकली। सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में। व्हाट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन? तो वही सेम टर्म, बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो केमिकल इक्वेशन होती है जिसमें रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। बट क्वेश्चन आपके माइंड में ये आता होगा, सर मास तो हम देखते ही नहीं, किसी भी रिएक्शन में मास दिया ही नहीं होता, तो कैसे बताएं कि इक्वेशन मास इक्वल है या नहीं है? तो फिर उसका दूसरा तरीका है कि आप उसमें नंबर ऑफ एटम देखें। नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। आप मास अगर नहीं देख पा रहे हैं तो डोंट वरी, आप क्या देखें? आप उसमें नंबर ऑफ एटम देखें, रिएक्टेंट में किसी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम काउंट करें और फिर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करें। अगर दोनों में इक्वल है, लेफ्ट में राइट में, लेफ्ट कौन होता है? रिएक्टेंट, राइट कौन होता है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम काउंट करें, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम काउंट करें, क्या अगर इक्वल है तो सिंपल सी बात है वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, एंड दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
और बैलेंस केमिकल इक्वेशन है तो मतलब द केमिकल इक्वेशन विच फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते किसको हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड में मास राइट हैंड में मास बराबर हो, लेफ्ट हैंड में नंबर ऑफ एटम राइट हैंड में नंबर ऑफ एटम बराबर हो। और अगर बराबर होंगे तो कौन से लॉ को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप एग्जांपल देख सकते हैं 2mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO। अब देखिए इधर mg कितने हैं, 2 से मल्टीप्लाई है, इधर देखिए 2 से mg मल्टीप्लाई है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई देखो ऑक्सीजन को तो 2 है। क्या रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन सा स्टूडेंट, ये इसमें जो एटम है mg 2 है और प्रोडक्ट में mg कितने हैं, 2 हैं, 2 O हैं रिएक्टेंट में, 2 ही O हैं प्रोडक्ट में, इसलिए ये रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ओके, आप सेकंड एग्जांपल देख सकते हैं, ये क्या है स्टूडेंट, सोडियम होता है, Na सोडियम होता है, सोडियम Na में कितने हैं, सोडियम स्टूडेंट कितने हैं, 4 है रिएक्टेंट में। तो इधर देख लेते हैं प्रोडक्ट में, तो सोडियम कितने हैं स्टूडेंट, 2 इंटू में Na2, ये 2 किसका है स्टूडेंट, ये 2 Na का है, तो 2 इंटू में 2 तो कितने Na हैं, 4 Na हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन कितने हैं, तो ये 2 किसके मल्टीप्लाई में है, ये इसके भी है और ये Na के भी है, तो 2 कितने हैं, O कितने हैं, तो ऑक्सीजन कितने स्टूडेंट, ऑक्सीजन 2 हैं, इधर भी ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 हैं। तो ये दिस इक्वेशन इज ऑल्सो बैलेंस इक्वेशन। ओके, यू कैन सी हियर 4Na है ना, ये 4Na हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और 2O, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए 2H ये रहे और 2H ये रहे, क्योंकि 2 देखिए 2 2 के भी मल्टीप्लाई में है, O के भी मल्टीप्लाई में है और H के मल्टीप्लाई में है, तो H कितने हो गए स्टूडेंट, 4 हो गए। अब इधर काउंट करते हैं, अब देखते हैं स्टूडेंट इधर H कितने हैं, तो आंसर इधर H है स्टूडेंट 2, इधर कितने हैं, 4 हैं, रिएक्टेंट में 4 हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं स्टूडेंट, प्रोडक्ट में 2 हैं। तो क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो आंसर है दिस इज नॉट बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन दोनों तरफ सेम नहीं है, तो ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट एग्जांपल में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, जस्ट अपोजिट टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, मतलब जिसमें नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन राइट साइड। सिंपल सी बात है ना, ये मास जो होगा रिएक्टेंट का वो प्रोडक्ट के मास के बराबर नहीं होगा, उसको बोल देंगे, या जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा होगा। सिंपल सी बात है, आप समझ लेंगे, है ना। तो देखिए इधर द इक्वेशन इन विच मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब जिसमें रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर ना हो, उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। फिर वही क्वेश्चन आता है कि हम मास को कैसे चेक करेंगे, मास तो दिया ही नहीं होता है ना। तो वही सेम आंसर होगा उसका भी, कि अगर आप मास नहीं देख सकते तो डजंट मैटर, आप नंबर ऑफ एटम देखिए, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो जो भी रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम होंगे स्टूडेंट, वो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम के बराबर नहीं होंगे। आप चेक करके देखिए, जैसे मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल बताया था, जैसे आप जड़न देखिए, यहाँ पे जड़न कितना है, 1 है, यहाँ पे जड़न कितना है, 1 है, ठीक है, हमने मान लिया। यहाँ पे Ag देखिए कितना है स्टूडेंट, Ag 1 है, तो यहाँ पर भी Ag 1 है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट N कितने हैं, यहाँ पे N1 है, क्योंकि N के साथ कोई भी नहीं है, N1 है, और यहाँ पर N देखिए, N के बाहर क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो 2N है। तो बताइए O देखिए, O कितने, O 3 है, और 3 तो O ये रहे, बाहर भी 2 लिखा, तो 6 O है। अब मुझे बताइए स्टूडेंट, क्या ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है या अनबैलेंस है, तो आंसर है ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें N की संख्या 1 है, इसमें N की संख्या 2 है, इसमें O की संख्या 3 है, इसमें O की संख्या 6 है। तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम के इक्वल नहीं है, इसलिए ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, AlCuCl2, Al चेक करते हैं, सेम है, एक है ना। Cu चेक करते हैं, एक है, सेम है। अब स्टूडेंट यहाँ पे Cl देखिए कितने हैं, तो यहाँ पर Cl है स्टूडेंट 2, दिखा दे रहा नीचे जो लिखा है 2, और यहाँ पर Cl कितने हैं, तो आंसर यहाँ पर 2 3 है। अब बताइए स्टूडेंट, क्या नंबर ऑफ एटम इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन राइट साइड या प्रोडक्ट, तो आंसर नहीं है दोनों तरफ इक्वल। अगर दोनों तरफ इक्वल नहीं है तो ये कौन सी केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, बिकॉज हियर नंबर ऑफ एटम
इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। क्लियर है? याद रखना स्टूडेंट, कोई भी एटम हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इधर भी ज़्यादा हो सकते हैं, इधर भी ज़्यादा हो सकते हैं, डजंट मैटर, लेकिन होंगे नहीं, इक्वल नहीं होंगे लेकिन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, KBr BaI2, के काउंट करते हैं, के कितने हैं 1 है, यहाँ पर के काउंट करते हैं 1 है। ठीक है, 1 1 सेम। यहाँ पे Br काउंट करते हैं, Br कितने हैं स्टूडेंट, Br1 है। यहाँ पे Br कितने हैं, यहाँ पे Br2 है। क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? आंसर नहीं, क्योंकि यहाँ पे Br1 है तो यहाँ पर 2 आए कैसे? अगर यहाँ पे केमिकल, अगर Br1 था हमने जो दिया था, तो यहाँ पर Br2 आए कैसे? ठीक है, उसमें दो चीज़ और भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे जो बेसिकली आई है, यहाँ पर कितने आई हैं, 2 आई हैं, तो यहाँ पर एक आई कैसे रह गया, बाकी एक आई कहाँ चला गया? सो दिस इज अ मैटर टू अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट हाउ मच एटम्स आर लेफ्ट साइड एंड हाउ मच एटम्स आर राइट साइड। ओके, सो अगर उनको बैलेंस करना है तो दोनों तरफ क्या होना चाहिए, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम क्या होने चाहिए इसको स्टूडेंट, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अगर इक्वल नहीं है तो आप ये बोल सकते हैं, सर जी हमने क्या कहा, हम ये पूछ रहे हैं आपसे कि यहाँ पर हमने Br1 यूज किया था, ठीक है, तो हमें जो मिल रहा है वो Br2 कैसे मिल रहे हैं? अब बताइए, अगर नहीं मिल रहे मतलब क्या है इसका? ये मतलब है कि हमने 1 Br का मास आपको दिया था, आपने 2 Br का मास कैसे बना लिया? क्या मास प्रोड्यूस किया जा सकता है? तो आंसर है मास प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने 2 आई यूज किए थे, यहाँ पर हमें 1 आई मिल रहा है, तो क्या मास को डिस्ट्रॉय कर दिया? नहीं। यहाँ से यहाँ मास को प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, यहाँ से यहाँ मास को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो आखिर ये के घटा कैसे और Br बढ़ा कैसे? इसका मतलब ये है कि ये कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है स्टूडेंट, अगर ये मान लेते हैं द केमिकल इक्वेशन विच डू नॉट फॉलो द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, चलो मान लेते हैं स्टूडेंट ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या ये इक्वेशन सही है या गलत है? तो आंसर स्टूडेंट ये इक्वेशन बिल्कुल सही है। गलत क्या है इसमें? गलत ये है कि हमने इनमें इनकी क्वांटिटी को सही से नहीं लिखा है। क्या नहीं कि लिखा है स्टूडेंट इसमें? हमने इनमें से इनकी क्वांटिटी को सही से नहीं लिखा है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये उठता है, क्या हम इनकी क्वांटिटी को सही से लिख सकते हैं फिर से? यस ऑफ कोर्स वी कैन राइट। एग्जांपल्स के लिए स्टूडेंट अगर मैं क्या करूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है स्टूडेंट, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। अब आप चेक करिए नंबर ऑफ एटम क्या सेम है दोनों तरफ या नहीं है। देखिए के कितने हैं 2, के कितने हैं 2, Br कितने हैं 2, Br कितने हैं 2, Ba कितने हैं 1, Ba कितने हैं 1, I कितने हैं 2 और I कितने हैं 2। क्या इक्वेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई या नहीं? तो आंसर हो गई, आपको पता चल गया होगा। तो स्टूडेंट ये तो बड़ा आसान तरीका है। मतलब क्या है कि क्या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है? यस एब्सोल्यूट। अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन जो कि बैलेंस हो उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। सो व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन? तो जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट, जिस प्रोसेस से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज बैलेंसिंग द इक्वेशन। मतलब बैलेंसिंग इज अ प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन इनटू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसको जिससे आप अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बैलेंसिंग बोलते हैं, बैलेंसिंग द इक्वेशन। ओके, आप एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, यहाँ Zn प्लस HCl इज इक्वल टू ZnCl2 प्लस H2। Zn जब HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है तो हमें ZnCl2 मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस मिल रही है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर Zn कितने हैं? 1 है, यहाँ पर Zn 1 है, हमने मान लिया। H कितने हैं? 1, यहाँ पर H कितने हैं? 2। कैसे हुआ? एक हाइड्रोजन कहाँ से आ गया? क्या मास क्रिएट किया सकता है? तो आंसर मास क्रिएट नहीं किया जा सकता। Cl यहाँ पर कितना है? 1, यहाँ पर Cl 2 है, तो Cl 1 कैसे आ गया एक्स्ट्रा?
तो आंसर है मास को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो Cl एक्स्ट्रा क्यों आया, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा क्यों आया? तो स्टूडेंट वही तरीका, ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अब बैलेंस क्या किया स्टूडेंट हमने, Zn इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अब देखिए Zn एक है Zn, 2H2 एंड 2Cl Cl2, क्या ये बैलेंस इक्वेशन है या नहीं? तो आंसर ये अब बैलेंस इक्वेशन है। ओके, ठीक है स्टूडेंट। तो हम बैलेंसिंग द इक्वेशन आपको समझ में आया होगा, मतलब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, बैलेंसिंग द इक्वेशन। ओके डी स्टूडेंट, अब क्वेश्चन आपके दिमाग में यह आता है बेसिकली कि हमें ज़रूरत क्यों है, हम क्यों करें किसी भी इक्वेशन को बैलेंस, हमने ठेका ले रखा है क्या, हम क्यों करें बताइए, हमें ज़रूरत क्या पड़ी ये सब फालतू के लफड़े में पढ़ने की? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा। जब जैसे चल रहा था ऐसे चलते रहना चाहिए था, है ना? तो स्टूडेंट हमें इसको बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके माइंड में आना भी चाहिए, और आपके एग्जाम में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना? तो स्टूडेंट इसका सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप खुद बताइए, अगर आपने क्या किया, 1 kg चीनी डाली, आपने 1 kg चावल डाले, राइस, ये राइस है, ये शुगर है, आपने 1 kg मिल्क डाला, 1 लीटर मिल्क डाला, 1 लीटर मिल्क डाला, ठीक है, शुगर, राइस, मिल्क, ठीक है। उसके बाद 1 लीटर पानी डाल दिया, वाटर, और जब आपने इसको गर्म किया तो खीर बननी है, और आपको खीर मिल रही है सिर्फ 1 कटोरी। बताइए, क्या आप इतनी मेहनत करने के बाद 1 कटोरी खीर में सेटिस्फाइड हो जाएंगे या नहीं? क्या ऐसा पॉसिबल है? आपने इतने सारे आइटम डाला, इतने सारे मटेरियल डाला, और आपको 1 कटोरी खीर मिल रही है, यू विल बी सेटिस्फाइड और नॉट? तो आंसर है यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड फॉर दिस, बिकॉज आपने इतना सारा मटेरियल डाला है, तो आपको 1 कटोरी खीर तो मिलनी ही नहीं चाहिए थी, आपको उसके अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए थी कितना आपने मास डाला है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है स्टूडेंट, एग्जैक्टली वही बात है। आप ऐसा क्यों मानना चाह रहे हैं कि 1 कटोरी नहीं मिल सकती आपको? ऐसा आप इसलिए मानना चाह रहे हैं क्योंकि जितना मटेरियल, जितना मास आपने यूज किया है बनाने में खीर को, उतना मास एटलीस्ट आपको मिलना ही चाहिए। ज़्यादा तो आ नहीं सकती, सिंपल सी बात है। तो इसलिए आपको बैलेंसिंग की ज़रूरत है कि जितना मटेरियल आपने डाला है, जितना मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, वो मास डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इतने सारे मटेरियल डाल के तभी तो 1 कटोरी खीर मिल रही है, मतलब क्या हुआ कि बाकी मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया, है ना? तो बाकी मटेरियल हमारा डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि मास ना तो डिस्ट्रॉय होता है, मास ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। तो यू कैन सी हियर वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बिकॉज केमिकल रिएक्शन शुड फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि सभी केमिकल रिएक्शन को क्या फॉलो करना चाहिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे किसी भी कंडीशन पे कि इतना सारा मटेरियल डाल के 1 कटोरी खीर मिल रही है, ऐसा नहीं होगा। जितना मटेरियल हमने डाला है उतना मटेरियल हमें मिलना ही चाहिए। क्या मतलब है इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, कि जितना मटेरियल आपने लगाया है वो मटेरियल आपको प्रोडक्ट के रूप में मिल जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा नहीं मिलता है स्टूडेंट, सो इट इज़ बिकॉज मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप ऐसा इसलिए सोचते हैं कि मास को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही मास को क्रिएट किया जा सकता है। ओके डी स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस किया जाना क्यों ज़रूरी है? तो इसलिए होता है क्योंकि मास को ना तो बनाया जा सकता है, ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता तो लेफ्ट हैंड में जो मास होता है, राइट हैंड में जो मास होता है, दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। मतलब जितना आपने मटेरियल यूज किया है उतना ही आपको प्रोडक्ट में मिलना चाहिए। मतलब ये है जितनी मेहनत आप अभी कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में उतने ही नंबर, उसी के अकॉर्डिंग नंबर मिलने चाहिए। बशर्ते एक बात याद रखना कि वो मेहनत दिखावे की नहीं होनी चाहिए, वो मेहनत स्टूडेंट दिखावे की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आप मेहनत करते हैं अगर वो रियल है तो आपको उसका जो फल होता है, फ्रूट, वो भी रियल मिलता है। अगर आप वो मेहनत फेक है, दिखावे की है, तो याद रखना उसका रिजल्ट भी आपको फेक मिलता है, रियल में उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। सो हमें बैलेंसिंग द इक्वेशन आनी चाहिए कि हम इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, चलो हमने पढ़ लिया कि हमें ज़रूरत है बैलेंस करने की, तो क्वेश्चन ये उठता है हाउ कैन वी बैलेंस द इक्वेशन। आपने तो कर दिया सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें,
क्या हमेशा ऐसा ही करना होगा? नहीं, मैं प्रोसेस बताऊंगा आपको, आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे धीरे धीरे कि किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि क्या सभी इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है, या सभी इक्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है? आपका आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। ठीक है, देखिए सो अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट कैसे हम किसी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। मैंने एग्जाम्पल वही लिया है जो आपके एनसीईआरटी में लिखा है, ताकि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ठीक है, और वही प्रोसेस सेम टू सेम प्रोसेस यूज किए हैं ताकि आपको उनको पढ़ने में आसानी मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद मैं बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने लेके आऊँगा जिसको आप चुटकियों में बैलेंस कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट प्रोसेस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट डाउन द इक्वेशन यूजिंग प्लस एंड एरो। आपको सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को लिखना है, किसमें? वर्ड इक्वेशन में। और वर्ड इक्वेशन को फिर किसमें कन्वर्ट करना है? सिंबॉलिक इक्वेशन में। क्या यूज करके? प्लस साइन यूज करके। प्लस साइन यूज कब करते हैं? जब एक रिएक्टेंट को दूसरे रिएक्टेंट में मिक्स करना होता है या उनके साथ रिएक्शन करानी होती है। ठीक है, एंड यूजिंग एरो। एरो कब यूज करते हैं? जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से सेपरेट करना होता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब होता है कि आपने इधर रिएक्टेंट लिख दिया, अब रिएक्टेंट खत्म हो गए, रिएक्टेंट और नहीं बचे हैं, तो अब लिख देंगे एरो। इधर एरो के साइड में क्या लिख देंगे? प्रोडक्ट लिख देंगे। ठीक है, आपको इससे ये चलता है पता कि ये एरो है, एरो से इधर वाला रिएक्टेंट है, एरो से इधर वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, तो एरो को सेपरेट करने में के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। आगे इसका 2-3 जगह और भी यूज होता है। क्या यूज होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा जब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया स्टूडेंट, इस जो हमें इस स्टेप ने कहा कि हम पहले केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं वर्ड इक्वेशन में प्लस का एरो का यूज करके, उनके फिर लिखते हैं, फिर स्टूडेंट लिखते हैं हम सिंबल्स का एंड फॉर्मूले का यूज करके। किसका? कंपाउंड्स के एंड एलिमेंट के फॉर्मूले लिखते हैं और उनके सिंबल लिखते हैं। तो देखिए, हमने पहले वर्ड इक्वेशन लिखी, उसके बाद हमने आयरन को Fe लिख दिया, वाटर को H2O लिख दिया, आयरन ऑक्साइड को Fe3O4 लिख दिया, हाइड्रोजन को H2 लिख दिया। अब रिएक्शन देखिए क्या इक्वेशन में बैलेंस है, चेक करते हैं। Fe 1 है, यहाँ पर Fe कितने हैं? 3 है। यहाँ पे O कितना? 1 है। यहाँ पर O कितने? 4 है। यहाँ पे H कितने? 2। यहाँ पर H कितने? 2। H तो बैलेंस है, बाकी Fe जो है आयरन, वो भी अनबैलेंस है और ऑक्सीजन भी अनबैलेंस है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा स्टूडेंट, मेक बॉक्सेस अराउंड ईच कॉलम। हम क्या करते हैं, इनके अराउंड में सबसे पहले क्या बनाते हैं? एक बॉक्स बनाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है स्टूडेंट, हम बॉक्स क्यों बनाते हैं, हम इनको प्रोटेक्ट क्यों करना चाहते हैं? तो सीधा सा इसका रियल आंसर ये है स्टूडेंट कि हम जब भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, हम इनके फॉर्मूले चेंज नहीं कर सकते। वी कैनॉट चेंज द फॉर्मूले ऑफ दिस। क्या आप H2O को H3O लिख देंगे? नॉट पॉसिबल। क्या आप H2O को H2O4 लिख सकते हैं, ताकि जो इधर O4 है तो इधर भी O4 हो जाएंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप क्या नहीं कर सकते, आप इन इक्वेशन में जो भी लिखा है उनके फॉर्मूलों को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हमने पहले ही बता दिया कि आप इनको बॉक्स में बंद कर दीजिए, कि आप इनको बॉक्स में बंद कर दीजिए, ताकि आप इनके फॉर्मूले से कोई भी छेड़छाड़ ना कर सकें। आप जो भी करेंगे यहाँ बाहर करेंगे, यहाँ बाहर करेंगे, यहाँ बाहर करेंगे, अंदर इनके फॉर्मूले में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसलिए आपको इसको बॉक्स में बंद करना होता है। ठीक है, सो मेक बॉक्सेस अराउंड द ईच फॉर्मूला सो दैट डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स, ताकि बॉक्स के अंदर का जो फॉर्मूला है वो आप बिल्कुल भी चेंज ना कर सके। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है, हम सबसे पहले उस एलिमेंट को क्या करना चाहते हैं, उस एलिमेंट को स्टूडेंट हम बैलेंस करना चाहते हैं जिस एलिमेंट की काउंटिंग सबसे ज़्यादा है। उससे पहले क्या करते हैं, आप इन एटम्स के नंबर की एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट ऑफ फॉर नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है उनमें जो जो हमारे पास एलिमेंट है उनकी लिस्ट बनाते हैं और उनमें लिखते हैं कि वो रिएक्टेंट में कितने हैं और वो प्रोडक्ट में कितने हैं।
मतलब देखिए, मतलब इसका स्टूडेंट ये है आयरन, ये क्या है पूरा, ये रिएक्टेंट है तो हमने रिएक्टेंट का एक कॉलम बना दिया। ये क्या है प्रोडक्ट, तो हमने प्रोडक्ट का एक कॉलम बना दिया। अब चेक करते हैं आयरन कितने हैं, तो आयरन 1 है तो हमने आयरन लिखा यहाँ पर, आयरन की जगह 1 लिख दिया, किसमें, रिएक्टेंट में। अब प्रोडक्ट में देखते हैं तो प्रोडक्ट में कितने हैं, 3, तो हमने प्रोडक्ट वाले खाने में 3 लिख दिया क्योंकि प्रोडक्ट में आयरन 3 है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं H कितने हैं रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट में H कितने हैं, 2, तो हमने रिएक्टेंट वाले कॉलम में जहाँ पर भी हाइड्रोजन है उसमें क्या लिखना, लिख दिया 2। अब देखते हैं प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं स्टूडेंट, प्रोडक्ट ये है, हाइड्रोजन कितने, 2, तो हमने हाइड्रोजन के सामने प्रोडक्ट वाले खाने में लिख दिया 2। ठीक है, बैलेंस है। अब तीसरा एलिमेंट क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन इधर रिएक्टेंट में कितने हैं स्टूडेंट, 1, तो हमने ऑक्सीजन के सामने रिएक्टेंट वाले खाने में लिख दिया 1। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितने हैं, तो आंसर है 4 है, तो हमने एलिमेंट O के सामने जो प्रोडक्ट का खाना है उसमें लिख दिया 4। इस तरह से हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो दोबारा मैं बताता हूँ शॉर्टकट में स्टूडेंट। आपको क्या करना है, 3 खाने बनाने हैं, लाइनें खींचनी है, यहाँ पर खींचनी है, यहाँ पर खींचनी है। यहाँ पर स्टूडेंट आपको लिखना है एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पर लिखना है रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं। यहाँ पर इन एलिमेंट की नाम लिखने हैं कि A एलिमेंट है, B एलिमेंट है, C एलिमेंट है ना। A एलिमेंट रिएक्टेंट में कितना है, B एलिमेंट रिएक्टेंट में कितना है, C एलिमेंट रिएक्टेंट में कितना है। फिर वही A एलिमेंट प्रोडक्ट में कितना है, B एलिमेंट प्रोडक्ट में कितना है, C एलिमेंट प्रोडक्ट में कितना है। इस तरह से आप चेक कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स की। और जैसा कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट कि आप सबसे पहले किस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, तो आंसर है आप सबसे पहले उस एलिमेंट को बैलेंस करते हैं जिसकी काउंटिंग सबसे ज़्यादा है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें और इसमें सबको अगर जोड़ लें, मतलब आयरन इसको आयरन को जोड़ लें तो 4 बैठ रहे हैं। अगर हाइड्रोजन इसको जोड़ लें तो 4 बैठ रहे हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन इसको जोड़ लें तो कितने बैठ रहे हैं, 5 बैठ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि सबसे पहले आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि आपको सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास प्रेजेंट है। तो देखिए कैसे बैलेंस करते हैं। अब आप एक चीज़ बताइए मुझे स्टूडेंट, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, क्या मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो इधर भी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे, इधर भी 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन मैं मल्टीप्लाई कर किस में रहा हूँ, रिएक्टेंट वाले O में, और रिएक्टेंट वाला O कहाँ पर है, तो आंसर यहाँ पर है। तो मैं मल्टीप्लाई किसको करूँगा, जहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा वहाँ पर मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। याद रखना, मैं यहाँ पर नहीं चिपका दूंगा, यहाँ पर चिपका दूंगा, ले भैया O तू ही ले ले 4, नहीं, बाहर यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेगी मुझे 4 से। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर 4O है और यहाँ पर भी 4O है, तो O इज अ बैलेंस क्वांटिटी। ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा। अब देखते हैं दूसरी टेबल आप बनाते हैं। ठीक है, नाउ यू विल मेक अ न्यू टेबल एंड यू विल सी हियर Fe तो सेम था, 4 की मल्टीप्लाई किया, Fe3O4 सेम था, H2 फिर सेम था। अब मुझे बताइए O बैलेंस है या नहीं। देखिए यहाँ O कितने हैं, H2O में जो थे 4 हो गए, यहाँ Fe3O4 में बैलेंस कितने हो हैं, 4 थे, दोनों तरफ बैलेंस हो गए। अब क्वेश्चन ये उठता है स्टूडेंट कि अब और किसको बैलेंस करें, तो आंसर है अब आप चेक करिए, आप फिर से इस इक्वेशन को चेक करिए। याद रखना, पुरानी इक्वेशन को भूल जाना है, नई इक्वेशन को याद करना जो आपकी बैलेंस करने के बाद मिल रही है। ठीक है, तो बैलेंस करने के बाद आपको इक्वेशन ये मिली है जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया है। अब इस इक्वेशन की टेबल फिर से आप चेक करिए, इसमें आप सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी देख पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पर 4 × H2 है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर जो लिखा होता है यहाँ पर, ये सिर्फ इसका होता है। यहाँ पर जो लिखा होता है यहाँ पर, और यहाँ भी लिखा होता है मान लो, तो ये 2 इसका भी है, H2 का भी, और 2 O का भी है।
लेकिन यहाँ पर जो लिखा होगा नीचे वो सिर्फ उसका होगा जिसके नीचे लिखा होगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट कि जो 4 तो ओ के भी मल्टीप्लाई में है क्योंकि 4O इजिकल टू 4O है, और एच के भी मल्टीप्लाई में है तो 4H तो है ही है, इंटू में नीचे 2 भी है, तो कितना हो जाएगा 4 × 2 8H हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से काउंटिंग करते हैं, याद रखना। ठीक है, 4 × 2 ऐसे काउंटिंग होती है, ध्यान रखना नीचे वाले को, और यहाँ पर जो होता है देखिए इधर 4A2 अगर लिखा है तो इसका मतलब ये है इस 4 की 2 में मल्टीप्लाई है, इतनी काउंटिंग है इसकी, तो 4 × 2 = 8, 8A है, इसका मतलब ये होता है। देखिए इधर 4 यहाँ पर है, H2 यहाँ पर है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 8H आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कितने H हैं, 8H हैं। यहाँ पर H कितने हैं, सिर्फ 2H हैं, है या नहीं? तो क्या हमें H को बैलेंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो एब्सोल्यूट हमें को H को बैलेंस करना चाहिए, हाइड्रोजन को बैलेंस करना चाहिए। हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? देखिए इधर 8H है, इधर 2H है, क्या मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बताइए। तो एब्सोल्यूट कर सकता हूँ 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई हम किस में कर रहे हैं? तो आंसर है हम 4 से मल्टीप्लाई प्रोडक्ट में कर रहे हैं। वी आर मल्टीप्लाइंग बाई 4 इन प्रोडक्ट। तो आप एक चीज़ चेक करिए कि इस इक्वेशन में प्रोडक्ट कौन सा है? तो प्रोडक्ट ये है, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कहाँ पर है? तो आंसर है हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो मल्टीप्लाई कहाँ पे करेंगे? हम मल्टीप्लाई यहाँ पर ही करेंगे। ठीक है, आप देखिए रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पर, Fe सेम था, 4H2O सेम था, Fe3O4 सेम था। हमें क्या करना था? 4 से मल्टीप्लाई करना था ताकि दोनों तरफ 8H हो जाए, 8H हो जाए। लेकिन मल्टीप्लाई कर किस में रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्ट में मास कम है, क्योंकि प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन है वो कम है, इसलिए प्रोडक्ट में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, ताकि जितने हाइड्रोजन रिएक्टेंट में हैं उतने हाइड्रोजन प्रोडक्ट में भी हो जाए। अब स्टूडेंट जैसे ही आपने इधर भी 4 से मल्टीप्लाई किया तो आप इधर हाइड्रोजन चेक करिए, 4 × 2 = 8, इधर हाइड्रोजन चेक करिए, 4 × 2 = 8, दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या हो गए? बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन पहले ही बैलेंस था, हाइड्रोजन अब आपने बैलेंस कर लिया। तीसरा कौन सा एलिमेंट है जो बैलेंस करना है? तो आप चेक करिए, इक्वेशन को हर बार चेक करते रहना है। Fe 1 है, Fe 3 है, अनबैलेंस है अभी Fe। H जो है वो 8 है, H जो है वो 8 है, O जो है वो 4 है, O 4 है, O भी बैलेंस, H भी बैलेंस, क्या अनबैलेंस? तो आंसर है हमारा Fe अनबैलेंस है, उसको भी बैलेंस करेंगे। देखिए तो आप खुद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर Fe कितने हैं? तो यहाँ आंसर है प्रोडक्ट में Fe 3 है। ठीक है, रिएक्टेंट में Fe कितने हैं? 1 दिखाई दे रहा होगा आपको, 1 Fe है। तो क्या मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं? तो आंसर कर सकते हैं हम। तो आप जैसे ही करते हैं ये बताइए 1 ये मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं आप रिएक्टेंट में कर रहे हैं कि प्रोडक्ट में कर रहे हैं? तो आंसर है कम जो है, जो कम Fe है, कम आयरन जो है वो रिएक्टेंट में है, इसलिए मल्टीप्लाई भी रिएक्टेंट में ही करनी पड़ेगी। तो देखिए स्टूडेंट आप देख रहे हैं Fe 1 था, इधर 3 थे, हमने क्या कर दिया इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3 से मल्टीप्लाई किस में किया? रिएक्टेंट में, क्योंकि रिएक्टेंट में कम था और प्रोडक्ट में ज़्यादा था, तो हमने रिएक्टेंट में भी 3 से मल्टीप्लाई करके उसको ज़्यादा कर लिया। आप देख सकते हैं 3 × Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। Now you can check this equation and you will find that this equation is completely balanced chemical equation। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हैं। फाइनली वी कैन राइट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म, सो वी गेट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें कैसी केमिकल इक्वेशन मिल रही है? बैलेंस। अब इस बॉक्स को आप हटा सकते हैं क्योंकि आपने बॉक्स के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, इसलिए ये इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको मिल जाएगी। 3Fe 4H2O = 4 Fe3O4 4H2। Fe कितने हैं? 4, 4H2, H कितने? 8, H कितने? 8, Fe कितने? 3। ठीक है, Fe कितने हैं? Fe कितने? 3, Fe कितने? 3। हाइड्रोजन कितने? 8, हाइड्रोजन कितने? 8। ऑक्सीजन कितने? 4, ऑक्सीजन कितने? 4। सो ऑल थिंग आर बैलेंस। ये जो मेथड था स्टूडेंट हम लोगों ने यूज किया था, दिस मेथड ऑफ इक्वेशन बैलेंसिंग इज नोन एज हिट एंड ट्रायल। मतलब क्या स्टूडेंट इसका ये मतलब है कि आपने एक को बैलेंस किया मल्टीप्लाई करके, फिर से चेक किया, आपने फिर दूसरे को मल्टीप्लाई किया, फिर से चेक किया, आपने फिर तीसरे को मल्टीप्लाई किया, फिर से चेक किया। आप तब तक चेक करते रहे जब तक कि वो इक्वेशन बैलेंस नहीं हो गई।
अब ये इक्वेशन कम्प्लीटली बैलेंस हो गई है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो था हमारा लॉन्ग मेथड जो कि आपकी एनसीईआरटी हमें बताती है, बट मैं आपको शॉर्टकट मेथड जो कि आप एक बार में भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। बट स्टूडेंट याद रखना, ये आपका प्रोफेशनल मेथड है, इसको आपको 100% श्योरिटी के साथ आना चाहिए, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट, आपको सबसे पहले आपको जो है वर्ड इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद सिंबॉलिक इक्वेशन लिखनी है, आपको सभी जो टर्म है बेसिकली उनको बॉक्स में बंद कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको एक टेबल बनानी है, पहले में टेबल में लिखना है एलिमेंट, दूसरे टेबल में लिखना है रिएक्टेंट, तीसरे टेबल में लिखना है आपको प्रोडक्ट। अब एलिमेंट के नीचे जो आप एलिमेंट लिखेंगे उनकी काउंटिंग लिखना स्टार्ट करेंगे कि रिएक्टेंट में कितनी है और प्रोडक्ट में कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट यू विल सी दैट कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा एटम रखता है। तो हमने चेक किया ऑक्सीजन के पास सबसे ज़्यादा एटम थे, इसलिए हमने सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया। उसके बाद दोबारा से जब बैलेंस हो जाएगा ऑक्सीजन, फिर से हम फिर से चेक करेंगे कि अब देखते हैं कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हम देखते हैं कि उसके बाद बैलेंसिंग के बाद हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, जैसे ही हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है, फिर से हम चेक करेंगे कि अब ऐसी कौन सी चीज़ है जो अनबैलेंसिंग है, उसको बैलेंस करेंगे। उसके बाद फाइनली जब हमें रिजल्ट मिलता है तो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलती है, और इस मेथड को हम हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। ठीक है इक्वेशन। ठीक है डियर स्टूडेंट, हमारे पास बैलेंस करने के और भी कई तरीके होते हैं, जैसे आयन एक्सचेंज मेथड होता है, ऑक्सीडेशन मेथड होता है, बट वी विल नॉट स्टडी हियर, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। आप 11th-12th में पढ़ेंगे दोबारा से, क्योंकि इक्वेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। ये तो बहुत ईजी थी, इक्वेशन कैन बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, देन हाउ विल यू बैलेंस दैट केमिकल इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और जो कि आपको मैं शॉर्टकट मेथड से बताऊंगा। स्टूडेंट, ये कुछ टर्म है बेसिकली जो आपको 100% आनी चाहिए, जिनको मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। कहीं पर भी अगर SO4 लिखा हुआ आपको दिखाई देता है, कहीं पर भी अगर SO4 कहीं दिखाई देता है, तो उसको मैं सल्फेट कहूँगा। क्या कहूँगा स्टूडेंट? सल्फेट कहूँगा। जैसे मैं लिख दूँ यहाँ पे Na2SO4 तो सोडियम सल्फेट हो जाएगा, मैं CaSO4 लिख दूँ तो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, मैं CuSO4 लिख दूँ तो कॉपर सल्फेट हो जाएगा, मैं FeSO4 लिख दूँ तो आयरन सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, तो SO4 जहाँ पर भी लिखा होगा मैं उसको सल्फेट कहूँगा। कहीं पर भी स्टूडेंट अगर NO3 लिखा होगा तो उसको मैं नाइट्रेट कहूँगा। क्या कहूँगा स्टूडेंट? उसको मैं नाइट्रेट। ठीक है, जैसे मैं NaNO3 बोलूँ तो सोडियम नाइट्रेट, KNO3 बोलूँ तो पोटेशियम नाइट्रेट, HNO3 बोलूँ तो हाइड्रोजन नाइट्रेट, है ना। इस तरह से हम इसको बोलेंगे। ओके, जैसे मैं Cl की बात करूँ तो Cl को मैं क्लोराइड बोलूँगा, या अगर Cl2 कहीं लिखा होगा तो उसको मैं क्लोरीन बोलूँगा। अगर Cl लिखा होगा किसी के साथ तो क्लोराइड बोलूँगा। जैसे KCl पोटेशियम क्लोराइड, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। Cl कहीं भी लिखा होगा किसी के साथ तो मैं उसको क्लोराइड बोलूँगा। अगर अकेला Cl2 लिखा होगा अकेले सिर्फ तो उसको मैं क्लोरीन बोलूँगा। ओके, जैसे CO3 कहीं पे लिखा होगा तो मैं उसको कार्बोनेट कहूँगा, जैसे OH कहीं पे लिखा होगा तो मैं उसको हाइड्रोक्साइड कहूँगा, जैसे S किसी के साथ लिखा होगा तो उसको मैं सल्फाइड कहूँगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से हम इसको कॉल करेंगे, ये आपको हेल्प करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको जो इक्वेशन बैलेंसिंग है उसमें आपको हेल्प करेंगे कि सल्फेट किसको मैं पढ़ रहा हूँ, नाइट्रेट में किसको पढ़ रहा हूँ, क्लोराइड में किसको पढ़ रहा हूँ, कार्बोनेट में किसको पढ़ रहा हूँ, एंड हाइड्रोक्साइड में किसको पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये जो लिखा है स्टूडेंट यहाँ पे ये वैलेंसी नंबर पर लिखा हुआ है। एक्चुअली अगर आपको वैलेंसी के बारे में कुछ आइडिया है तो आप समझ सकते हैं सल्फेट हमेशा 2 वैलेंसी रखता है। तो देखिए स्टूडेंट, मेरे पास एक एग्जाम्पल है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट हमें मिलता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड हमें मिलता है। मतलब स्टूडेंट देखिए आप कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें बेरियम क्लोराइड एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, देन आपको बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं इसका बेसिकली अभी इनकी जो फॉर्मूले हैं वो लिख देता हूँ। पहले बेरियम क्लोराइड जो होता है स्टूडेंट वो होता है हमारा BaCl2 प्लस जो एल्यूमिनियम सल्फेट होता है स्टूडेंट वो होता है हमारा Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, इक्वल टू में हमें जो मिलता है स्टूडेंट वो मिलता है
BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड मतलब AlCl3। ये होते हैं रियल में स्टूडेंट इसके कंपोनेंट जिसको हम इनसे शो करते हैं। ठीक है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होता है, SO4 का होल थ्राइस, और बेरियम सल्फेट जो होता है BaSO4 होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है वो AlCl3 होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम बैलेंस करते हैं। बेसिकली पहले चेक करते हैं ये बैलेंस है भी या नहीं। तो Ba देखते हैं, इधर देखिए Ba कितने, एक है ना। इधर Cl देखते हैं, तो इधर Cl 2 है, इधर Cl कितने हैं स्टूडेंट, इधर Cl है हमारे 3। ओके, तो ये अनबैलेंस है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इधर Al 2 है, इधर Al 1 है, इधर S जो है स्टूडेंट वो 3 है, इधर S सिर्फ 1 है, इधर SO जो है बेसिकली कितने हैं स्टूडेंट, 3 4 जा 12 है, इधर सिर्फ 4 है। तो इसका मतलब क्या है, ये केमिकल इक्वेशन अनबैलेंस है। ठीक है, अगर अनबैलेंस है तो सिंपल सी बात है, इसको बैलेंस करना जरूरी है। ओके, इन सब के नाम जो हैं, बेरियम क्लोराइड BaCl2 क्यों लिखते हैं, Al2SO4 का हेल्थराइस क्यों लिखते हैं, BaSO4 क्यों लिखते हैं, AlCl3 क्यों लिखते हैं, ये सब चीज़ें आपको 9th क्लास में जब केमिकल फॉर्मूला बनाना सिखाया होगा तब आपने सीखी होंगी। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आई विल टीच यू, डोंट वरी। ओके, ये सब वैलेंसी पे डिपेंड करते हैं स्टूडेंट, आई विल टीच यू। ओके, तो इसको हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, को थोड़ा छोटा छोटा करके लिख देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस इजिकल टू BaSO4 प्लस AlCl3। ठीक है स्टूडेंट, आपको सबसे पहले काम क्या करना है, इनमें बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है, ये काम तो आपको यहाँ भी करना है। क्यों करना है मैं उसका रीजन बता दूंगा, क्योंकि आप, मुझे लगता है कि आप इनके फॉर्मूले से छेड़छाड़ कर देंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। अगर आपने फॉर्मूले से छेड़छाड़ कर दी तो सिंपल सी बात है, आप उसको बैलेंस करने के बजाय आप उसके फॉर्मूले ही गलत कर बैठेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए मुझे लगता है आप सबसे पहले इनको बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, नाउ आप सबसे पहले दूसरा कदम क्या उठाते हैं, दूसरा कदम ये उठाते हैं स्टूडेंट आप, कि आप ये चेक करते हैं सबसे ज़्यादा एटम किसकी हैं। तो आप देखेंगे इधर ये जो O है, इधर ये 4 और ये 3 बाहर मल्टीप्लाई में है, तो 4 × 12 कितने हैं स्टूडेंट, 12 हैं हमारे O। उससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कोई क्वांटिटी होगी। अगर नहीं है तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। और ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई करके। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, इधर ऑक्सीजन स्टूडेंट कितने हैं हमारे, 3 4 जा 12 ऑक्सीजन है। ठीक है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, तो देखिए 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन है। ठीक है स्टूडेंट, रिएक्टेंट में 12 ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में 4 ऑक्सीजन। क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई। किस में मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें कम होते हैं, जिसमें कम होते हैं। कम किस में है, तो प्रोडक्ट में है। मल्टीप्लाई किस में करेंगे, प्रोडक्ट में। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दें इसमें बताइए, तो आंसर है हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तभी तो ये 12 होगा। दोनों तरफ कर दिया हमने मल्टीप्लाई। तो हमने मल्टीप्लाई किस में किया, रिएक्टेंट में किया कि प्रोडक्ट में किया, तो आंसर है प्रोडक्ट में किया। तो कौन से प्रोडक्ट में किया, तो आंसर है उस प्रोडक्ट में किया जिस प्रोडक्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ठीक है, कितने से मल्टीप्लाई किया, 3 से, तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके डियर स्टूडेंट, इट विल बिकम 3 BaSO4। ठीक है, अब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस कर लिया। अब डियर स्टूडेंट हम फिर से चेक करेंगे, हम फिर से क्या चेक करेंगे, हम फिर से ये चेक करेंगे कि इसमें स्टूडेंट और क्या अनबैलेंस है। तो देखते हैं स्टूडेंट, फिर से हमने O को बैलेंस कर दिया। अब O को बैलेंस किया तो हम और किसको करते हैं, उसके बाद देखते हैं उसके बाद किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है ऑक्सीजन के बाद। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर S देखिए S कितने हैं, यहाँ पर S देखिए S कितने हैं स्टूडेंट, तो आप देख पा रहे होंगे S जो है बेसिकली यहाँ पर 3 है, ये 3 है ना, बाहर 3S है। ठीक है, अब स्टूडेंट यहाँ 3S है, यहाँ पर S कितने हैं, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी 3S है, तो बैलेंस हो गया S। तो O बैलेंस पहले ही हो गया था, S भी बैलेंस हो गया।
अब देखते हैं स्टूडेंट Cl की क्वांटिटी देखते हैं, इधर Cl3 है, इधर Cl2 है, बताइए कैसे बैलेंस करें, इधर Cl2 है, इधर Cl3 है, हाउ कैन वी बैलेंस दिस। तो स्टूडेंट क्या कर सकते, क्या 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके 3 आ सकता है, तो आंसर नहीं पॉसिबल है। हाँ 1.5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तब आ सकता है, तो 1.5 कोई नंबर ऑफ एटम होता है क्या, तो आंसर नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, हमें करना होगा कुछ ना कुछ, हमें ऐसा कुछ एडजस्टमेंट करना होता है जिससे दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम इक्वल हो जाए। तो इधर भी 6, इधर भी 6, हमने ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट था, हमारा ये क्या है, प्रोडक्ट था, तो रिएक्टेंट में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, तो आंसर रिएक्टेंट में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमें प्रोडक्ट में कितने से मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो प्रोडक्ट में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब फिर से हम चेक करते हैं, क्लोरीन कितने, 3 2 6, क्लोरीन कितने, 3 2 6, ओके। अब हम देखते हैं स्टूडेंट एल्यूमिनियम को, इधर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, इधर एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, ओके, बैलेंस हो गए। अब Ba को देखते हैं, इधर Ba कितने, 3 Ba, इधर कितने Ba, 3 Ba। क्या स्टूडेंट ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई या नहीं हुई, तो आंसर है दिस इक्वेशन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड बिकॉज यू कैन चेक इट, बिकॉज यू कैन चेक इट। 3 Ba देखिए इधर मैं चेक करके बताता हूँ, चेक कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं स्टूडेंट, 3 Ba 3 Ba है ना, 3 2 6 6Cl, 2 3 6 6Cl, Al कितने स्टूडेंट, 2, Al कितने, 2, S कितने, 3, S कितने, 3 है ना, 3 मल्टीप्लाई में है, O कितने, 3 2 4, 3 4 12 एंड 3 4 12, ठीक है जी स्टूडेंट। देखिए इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं, तो आंसर है इक्वेशन ये कम्प्लीटली बैलेंस हो गए। आपको बताता हूँ, मैं सबसे पहले इस केमिकल इक्वेशन को लिख देता हूँ दोबारा से, 3 BaCl2 मतलब बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइस, ये 4 है स्टूडेंट, ठीक है, इक्वल टू में हमें मिल रहा है, यहाँ का जो इक्वल टू मैं यहाँ लिख रहा हूँ है ना, क्या मिल रहा था हमें, 3 BaSO4 ओके प्लस AlCl3 कितने से, 2AlCl3, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन जो हमने बनाई है, ठीक है डिस्टन। तो आप लिख सकते हैं इसको, आप खुद से प्रैक्टिस करिए। हम एक और केमिकल इक्वेशन देखेंगे, दैट इज MnO2 प्लस HCl प्लस MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। हमने Mn जो होता है इसको स्टूडेंट इसको बोलते हैं मैंगनीज, क्या बोलते हैं इसको, मैंगनीज। O जो होता है ऑक्सीजन होता है, H हाइड्रोजन होता है, Cl क्लोरीन होता है, पता है आपको, Mn फिर से वही मैंगनीज, Cl क्लोरीन, H हाइड्रोजन, Cl2 क्लोरीन, ठीक है स्टूडेंट। मुझे एक चीज़ और दिखाई पड़ रही है यहाँ पर, साइंस जोन। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल साइंस जोन को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारी वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी जो नई वीडियो हैं बेसिकली वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपका हमें सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहेगा तो हम आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट जितना हमसे हो सकता है अपना 100% देने की कोशिश आपको करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखते हैं इस इक्वेशन को, तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस इक्वेशन में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी देखते हैं किसकी है। तो इधर देखते हैं, इधर Cl कितने, 2 हैं, इधर Cl कितने, 2 हैं। तो ये एरो के बाद इधर लिखा है तो ये भी प्रोडक्ट है, ये एरो के बाद इधर लिखा है तो ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में Cl2 ये रही, Cl2 ये रही, Cl कितने हैं स्टूडेंट, तो आंसर है Cl4 है। इधर Cl कितने हैं, देखिए 1 है, इधर Cl कितने हैं, तो आंसर इधर Cl सिर्फ 1 है। तो क्या करें, कैसे बैलेंस करें, तो आंसर है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। हमने 4 से किस में मल्टीप्लाई किया, तो आंसर रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई किया। रिएक्टेंट में क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट वाला क्लोरीन जो थे वो कम थे, ठीक है, इसलिए हमने रिएक्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब रिएक्टेंट में 4 से मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, तो आंसर वहाँ करेंगे जहाँ पर क्लोरीन है। क्लोरीन कहाँ पर है, क्या यहाँ पर है, नहीं यहाँ पर है, तो
मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जैसे हम 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी स्टूडेंट, हमारी इक्वेशन बन जाएगी MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस H2O प्लस Cl2। अब एक चीज़ देखिए स्टूडेंट, क्या ये Cl बैलेंस हो गई या नहीं। देखो 4 Cl यहाँ पर है, 2 Cl 2 Cl 4 Cl हो गए, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे वो देखते हैं, अब देखते हैं दोबारा से चेक करते हैं अब सबसे ज़्यादा कौन है जो बैलेंस होगा उसको छोड़ के। तो हम देखते हैं हाइड्रोजन 4 इधर है और हाइड्रोजन 2 इधर है ना। तो देखिए स्टूडेंट, मैं पहले इसी पे लिख देता हूँ, हमने यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट कितनी है, 2 हैं। तो किस में ज़्यादा है, तो आंसर है हाइड्रोजन रिएक्टेंट में ज़्यादा है। तो ज़्यादा बराबर किस में होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। तो हमें मल्टीप्लाई किस में करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्ट में भी 4 करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4। अगर स्टूडेंट यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, हमने 2 से मल्टीप्लाई किस में किया है, तो आंसर है प्रोडक्ट में किया है। प्रोडक्ट में कहाँ पर करेंगे, तो वहाँ पर करेंगे जहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो प्रेजेंट कहाँ पर हाइड्रोजन, तो आंसर है यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। क्लोरीन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, जैसे ओ देखते हैं। ओ कितने हैं, यहाँ पर 2 हैं रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं, बैलेंस हो गया। Mn कितने हैं रिएक्टेंट में, 1 है। Mn कितने प्रोडक्ट में, 1 है, तो बैलेंस हो गया। अब आप कोई भी चीज़ चेक करिए, सब चीज़ें बैलेंस है ना। मैं इस रिएक्शन को दोबारा लिखता हूँ, यहाँ HCl के मल्टीप्लाई में 4 आया है, H2O के मल्टीप्लाई में सिर्फ 2 आया है। तो मैं इसको रिएक्शन को दोबारा से लिखता हूँ, MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। सो दिस इज द केमिकल इक्वेशन विच हैज़ बी बैलेंस। आप चेक कर सकते हैं, Mn1 O2 4H 2 4H Cl4 क्या लग दिया, Cl2 है ना ये, तो हाँ ठीक है, तो Cl4 हो गया। इस तरह से इक्वेशन आप बैलेंस कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट आपके लिए, NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, आप आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले वही ट्रिक अपनानी है, सबसे ज़्यादा किसकी क्वांटिटी है एलिमेंट में वो चेक करते हैं। देखिए O कितने हैं, 4, यहाँ पर O कितने हैं, 5। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट कितने हैं, 4 O और यहाँ पर एक 5 O, तो O तो बैलेंस है, सिंपल सी बात है। क्या अनबैलेंस है वो चेक करते हैं। तो Na देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर Na कितने हैं, 1, यहाँ पर Na कितने हैं, 2। तो यहाँ पर Na 1 है, यहाँ पर Na 2 हैं। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किस में, रिएक्टेंट में, कितने से, 2 से, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहाँ पर किया आपने, रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट में किसको, जहाँ पर Na है, Na किसके पास है, तो आंसर Na इसके पास है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। Na इज बैलेंस, ओके। नाउ वी विल चेक अगेन। अब स्टूडेंट अब अगर आप देखेंगे दोबारा से तो H देखिए, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन देखिए स्टूडेंट, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 1 5 ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन यहाँ पे ज़्यादा हो गए, तो क्या करें हम, क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको सिर्फ इस वाले ऑक्सीजन को, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 है, कितने हो गए, 6 हो गए। तो स्टूडेंट यहाँ पर 6 हैं, इसको मैं 2 पार्ट में लिख सकता हूँ, जैसे लिखा है ना, ऐसे मतलब देखिए 2 यहाँ पर है, 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन। यहाँ पर भी देखेंगे तो 4 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन। देखो ये वाले तो बैलेंस है, ये वाले अनबैलेंस है, तो क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, सिंपल सी बात कर सकता हूँ। और 2 से मल्टीप्लाई किस में किया है, तो जहाँ पर 1 हो, 1 को यहाँ पर है, तो यहाँ पर 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई हमने यहाँ किया, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ा। अब फिर से चेक करते हैं, Na बैलेंस हो गया, O बैलेंस हो गया, H बैलेंस देखते हैं। H यहाँ पर कितने स्टूडेंट, तो आंसर यहाँ पर H हैं 2 और यहाँ पर H देखिए कितने हैं, यहाँ पर H स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पर H 4 है। तो 2H यहाँ भी तो है, 2H यहाँ पर, 2H यहाँ पर,
प्लस हो गए 4h। यहाँ पर देखिए कितने h हैं, यहाँ पर 2 दूनी 4h। तो क्या इक्वेशन बैलेंस है या नहीं? तो आंसर सब चीज़ें तो बैलेंस है। s कितने हैं, s यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी s 1 है, तो सब चीज़ें स्टूडेंट क्या है, बैलेंस है। मैं इस इक्वेशन को दोबारा से लिखता हूँ तो अभी आपको दिखाई देगा अच्छे से। 2NaOH प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस में 2H2। अब चेक करिए स्टूडेंट, देखो 2 Na2, ठीक है, 2O प्लस 4O 6O, तो 4O प्लस 2O 6O, ठीक है, 2H प्लस 2H 4H, 2 दूनी 4H, 1S और 1S। सो इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है जी स्टूडेंट, सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारी इक्वेशन दे रखी हैं जिनको आप बैलेंस कर सकते हैं, एक्सपर्ट बन सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी जो नई वीडियो है वो आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।